प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज कक्षा 7 के हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा और व्याकरण पाठ का वाचन प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से वाचन करेंगे। आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में अपने दैनिक व्यवहार को करने के लिए उसे एक भाषा की आवश्यकता होती है। वो अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरे के भावों व विचारों को समझने के लिए जिन शब्दों, संकेतों या लिपि का प्रयोग करता है वही भाषा कहलाती है। भाषा के भेद। भाषा के निम्नलिखित 2 भेद हैं। नंबर 1, मौखिक या उच्चरित भाषा। जब हम बोलकर या आपस में बातचीत द्वारा अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचार जानते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा। जब हम लिखकर या लिखित रूप में संदेश देकर विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा किसी दूसरे के लिखित संदेश को पढ़ते हैं तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा की ध्वनियों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। भाषा के विभिन्न रूप। मातृभाषा। बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा सबसे पहले सीखता है। यह भाषा मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा। वो भाषा जो किसी देश के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसी प्रकार पाकिस्तान में उर्दू, चीन में चीनी, ब्रिटेन व अमेरिका में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, जापान में जापानी आदि राष्ट्रभाषाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जिस भाषा को अधिकांश देश विचारों या सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान में लाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। राजभाषा। वो भाषा जो देश के सरकारी कार्यालयों व राज काज में प्रयोग में लाई जाती है राजभाषा कहलाती है। भारत में अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाएं राज कार्य में प्रयोग में लाई जाती हैं। ब्रिटेन व अमेरिका में राजभाषा अंग्रेजी है। प्रादेशिक भाषा। किसी भाषा में जनसामान्य द्वारा प्रमुख रूप से बोले जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यह हिंदी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बंगला, डोगरी, बोडो, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल व तेलुगु। हिंदी भारत के अतिरिक्त सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मलेशिया आदि देशों में भी बोली जाती है। यह फिजी की राजभाषा है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा व संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। मानक भाषा। किसी देश के शिक्षाविदों व विद्वानों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप की मान्यता दी जाती है वो भाषा मानक रूप कहलाता है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं, परंतु विद्वानों द्वारा किसी एक रूप को मान्यता दी जाती है। यहाँ झा पहले ऐसे बनता था, अब झा का मानक रूप ये है। इसी प्रकार खा का मानक रूप। अंत पहले ऐसे लिखा जाता था, अब अंत लिखने का मानक रूप ये है। याद रखने वाली बात है, अक्षरों की खोज लगभग 6000 वर्ष पूर्व हुई मानी जाती है। अक्षरों व लिपि की खोज होने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता आया है। भाषा के अंग। भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिनका आश्रय लेती है वे ही ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि हैं। ये भाषा के अंग कहलाते हैं। बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ये किसी क्षेत्र विशेष में ही
वहाँ के निवासियों द्वारा मौलिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत तथा व्यापक होता है। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं। इन बोलियों में लोक साहित्य की रचना हुई है। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, बघेली, कुमाऊनी, गढ़वाली, मारवाड़ी आदि। हिंदी की खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा का स्थान प्राप्त है। लिपि, स्क्रिप्ट, भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वे वर्ण कहलाते हैं, परंतु जिस विधि से वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं को एक लिपि हो सकती है। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, उर्दू फारसी। इसी प्रकार बंगाली बंगला, पंजाबी गुरमुखी, जर्मनी रोमन, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन। व्याकरण में भाषा की सार्थक ध्वनि को लेकर वाक्य की संरचना तक के नियमों का अध्ययन किया जाता है। भाषा के शुद्ध एवं सार्थक स्वरूप का निर्धारण भी व्याकरण ही करता है। व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भाषा के सही स्वरूप को मानक रूप देकर उससे सर्वमान्य, सर्वशिष्ट सम्मत एवं स्थायी रूप प्रदान करता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 अंग माने जाते हैं। पहला, वर्ण विचार। इसके अंतर्गत अक्षरों, वर्णों के आकार, प्रकार तथा उनके लिखने की विधि तथा उच्चारण आदि का पर विचार किया जाता है। शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, उनके भेद, उपभेद तथा उनके परस्पर संबंध, रूपांतरण, उनकी शुद्धता, अशुद्धता तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। याद रखने वाली कुछ बातें हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। गद्य साहित्य जब विचार बोल चाल की भाषा में लिखे जाते हैं तब वे गद्य साहित्य की कोटि में आते हैं। और पद्य साहित्य जब विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है तब वो पद्य साहित्य कहलाता है। पाठ 1, भाषा और व्याकरण। इसमें पहली परिभाषा है भाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जिसे लिखने या बोलने के प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जब छोटा बच्चा होता है वो कोई भाषा नहीं जानता होता है तो सांकेतिक भाषा के रूप में वो जो है अपने भावों को व्यक्त करता है। यहाँ तक कि उसे पता होता है कि जब मैं रोऊंगा तो माँ को पता चल जाएगा कि मैं भूखा हूँ, तो वो रोना शुरू करता है। तो वो भी एक भाषा का रूप ही है। इसी प्रकार से उसने अपने मन के भावों को माँ तक पहुँचाया। इसी प्रकार से विभिन्न प्राणी जो जिन ध्वनियों या ध्वनि संकेतों के द्वारा अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं या जिसके माध्यम से हम दूसरे के विचारों को स्वयं जान सकते हैं, उस साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं माना गया है। इसलिए मुख्य 2 भेद हैं, मौखिक भाषा या उच्चरित भाषा। किसी भी बात को जब हम बोल करके या सुन करके किसी के भाव या विचारों को समझ लेते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे दूरदर्शन में ऑडियो के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, तो ये जो बोल करके हम सुनते हैं, समझ पाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। आपस में बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। इसके बाद दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं। जैसे पत्र है, समाचार पत्र है, मैगजीन्स हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, इनमें जो कुछ भी लिखा जाता है उसे हम पढ़ करके समझ पाते हैं, दूसरे के विचारों या भावों को समझ पाते हैं। तो इस प्रकार की भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर विचार करते हैं कि भाषा के रूप कितने हैं। तो भाषा के रूपों में प्रथम रूप है आपका मातृभाषा।
बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, माता पिता बहन भाइयों के संपर्क में रहता है और उस परिवार में जिस भाषा को बोला जाता है वह बालक, छोटा सा बालक उसी भाषा को सीखता है और उसी भाषा को मातृभाषा कहते हैं और ये मातृभाषा कहलाती है। दूसरी भाषा का रूप है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो भाषा है जिसमें अधिकांश देश में रहने वाले लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा को के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी है और इस प्रकार और अन्य भी देश हैं। पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू है और अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न देशों के रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाने वाली, अधिकांश क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो कहलाती है जिसमें अधिकांश देश सूचनाओं का आदान प्रदान आपस में करते हैं और जिस भाषा का प्रयोग करते हैं आदान प्रदान करने में, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आज के युग में विभिन्न राष्ट्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा विभिन्न देश आपस में एक दूसरे के विचारों को जानने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को आज गौरव प्राप्त है अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट है राजभाषा। राजभाषा वो कहलाती है जो किसी राज्य के कामकाज में प्रयोग में लाई जाती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा का स्थान प्राप्त है और अमेरिका व ब्रिटेन इत्यादि में राजभाषा अंग्रेजी है। प्रादेशिक भाषा किसी प्रदेश के जन सामान्य द्वारा प्रमुख रूप से वहाँ के लोग, जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा और महाराष्ट्र में मराठी भाषा, इस प्रकार से ये जो भाषाएं हैं ये प्रादेशिक भाषाएं कहलाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को इस राजभाषा, प्रादेशिक भाषा में मान्यता दी गई है, जिनमें से आपको बताया गया हिंदी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बंगला, डोंगरी, ये अन्य भाषाएं हैं। नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी। तो इस प्रकार से ये विभिन्न भाषाएं, 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट्स हैं प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा को लेकर के। हिंदी भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी बोली जाती है, जिनमें सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मलेशिया आदि देश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और वहाँ की राजभाषा भी है। हिंदी हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा व संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। अब आते हैं मानक भाषा। तो किसी भी देश के शिक्षाविदों या विद्वानों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के ध्वनि चिन्हों को एक निश्चित रूप में मान्यता दी गई है। इसे मानक भाषा कहते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में पहले जो स्क्रिप्ट या लिपियां प्राप्त हुई हैं, तो उसमें से का, खा, गा, घा, ये जो वर्ण हैं, इनके लिखने का भिन्न भिन्न तरीका हुआ करता था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात विद्वानों ने इस पर गूढ़ चिंतन किया और पाया कि इस तरह से भिन्न भिन्न प्रदेशों में अगर भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णों का लेखन होगा तो इससे समझने में कठिनाई होगी। इसलिए उन्होंने एक मानक रूप दिया और आप देख सकते हैं इसमें दिखाया जा रहा है। पहले झा, ये झा ऐसे बनता था, ये झा इस ढंग का, लेकिन बाद में विद्वानों ने इसमें झा को इस रूप में दिया है। खा पहले यहाँ पर जो है इस ढंग से बनता था, लेकिन मानक रूप खा का ये दिया गया है। अंत जो है इस ढंग से लिखा जाता था, अंत ऐसे भी ये मानक रूप है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शुद्ध ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब ऐसे भी लिखा जाता है। ये मानक रूप है। शुद्ध दा के नीचे हलंत लगी हुई है। और गई, तो गई ये सही रूप नहीं है, गई ये सही रूप है। और ठंड, तो ठंड में आधा अड़ा जो बना हुआ है ये ना लगा करके ऊपर अंक की बिंदी लगा दी गई है। इस प्रकार से इसे मानक रूप दिया गया है। अब आते हैं भाषा के अंग। तो भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिनका आश्रय लेती है, ऐसे तत्वों को भाषा के अंग कहलाते हैं। भाषा के अंग में आपका ध्वनि हो गया, वर्ण हो गया। ध्वनि का, खा, गा, घा, ये सारी ध्वनियाँ हैं। वर्ण, इनको जब लिखा जाता है आ के अतिरिक्त तो वो वर्ण कहलाते हैं। शब्द,
दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से शब्द बनता है और अनेक शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। तो इस प्रकार से ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य तथा तत्पश्चात लिपि आती है। ये भाषा के अंग हैं। अब आते हैं बोली में। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में जहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से विचारों में के आदान प्रदान का माध्यम बनती है, उसे बोली कहते हैं। आप देख सकते हो कि 4 कोस में पानी बदले 5 कोस में बानी। तो जैसे हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर जाने पर पानी का स्वाद बदलता है, उसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी दूर जाने पर हमारे यहाँ बोलियाँ भी बदलती हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कानपुर क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की भाषा थोड़ा अलग दिखाई पड़ती, बोली अलग दिखाई पड़ती है। अगर इधर झांसी साइड जाते हैं तो यहाँ की बोली अलग दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से विभिन्न बोलियाँ हैं। भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, अपने बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है, बघेली, कुमायूनी, गढ़वाली, मारवाड़ी इत्यादि अनेक बोलियाँ प्रचलित हैं। दूसरे वीडियो में आपको आगे लिपि और व्याकरण तथा व्याकरण के अंग के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। पिछले भाग में आप लोगों ने भाषा के विभिन्न रूपों, राजभाषा, प्रादेशिक भाषा, मानक भाषा इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस भाग में पुनः वाचन शेष भाग का, तत्पश्चात उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। भाषा के अंग। भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिसका आश्रय लेती है वे हैं ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। वे भाषा के अंग कहलाते हैं। अगला टॉपिक है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ये किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत तथा व्यापक होता है। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं। इन बोलियों में लोक साहित्य की रचना हुई है। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं अवधी, ब्रिज, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, बघेली, कुमायूनी, गढ़वाली, मारवाड़ी आदि। हिंदी की खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा का स्थान प्राप्त है। अगला टॉपिक है लिपि या स्क्रिप्ट। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वे ही वर्ण कहलाते हैं, परंतु जिस विधि में वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। जैसे भाषा और लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत की भाषा की भी देवनागरी, मराठी भाषा की देवनागरी, नेपाली देवनागरी और उर्दू की लिपि फारसी है। इसी प्रकार बंगाली की बंगला, पंजाबी की गुरमुखी, जर्मनी की रोमन, अंग्रेजी की रोमन तथा फ्रेंच की रोमन लिपियां हैं। अगला प्रकरण व्याकरण है। ग्रामर। व्याकरण में भाषा की सार्थक ध्वनि से लेकर वाक्य की संरचना तक के नियमों का अध्ययन किया जाता है। भाषा के शुद्ध एवं सार्थक रूप का निर्धारण भी व्याकरण ही करता है। व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भाषा के सही स्वरूप को मानक रूप देकर उसे सर्वमान्य, शिष्ट सम्मत एवं स्थायी रूप प्रदान करता है। संक्षेप में अगर व्याकरण की परिभाषा देखी जाए तो व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के नियम और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। आगे व्याकरण के अंगों पर विचार करते हैं। तो व्याकरण के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 अंग माने जाते हैं। पहला है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत अक्षरों, वर्णों के आकार, प्रकार, उनके लिखने को
लिखने की विधि तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा अंग है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा अंग है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, उनके भेद, उपभेद, उनके पारस्परिक संबंध, रूपांतरण, उनकी अशुद्धता व शुद्धता तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। कुछ याद रखने योग्य चीज़ें दी गई हैं। ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। अगला है गद्य साहित्य। जब विचार बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं तो वे गद्य साहित्य की कोटि में आते हैं, किंतु पद्य साहित्य में जब विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है तब वो पद्य साहित्य कहलाता है। छात्रों, पिछले भाग में आपको भाषा के रूपों के बारे में बताया गया था। इस भाग में आपको भाषा के अंगों पर बताया जाएगा। भाषा के अंग क्या हैं? भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिसका आश्रय लेती है, अर्थात जिसका सहारा लेती है। कोई भी भाषा को अगर अभिव्यक्त करना है तो उसके लिए कुछ आश्रय चाहिए। उन आश्रयों में से है पहला ध्वनि है, दूसरा वर्ण है, तीसरा शब्द है, चौथा वाक्य है और लिपि है। ये अंग कहलाते हैं। तो इन पर अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो ध्वनि क, ख, ग, घ ये सारी ध्वनियाँ हैं। लेकिन जब इनको लिपिबद्ध करते हैं तो इन्हें वर्ण कहते हैं, वर्ण कहा जाए। वर्ण वो छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके पश्चात तीसरा है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि वो जैसे क, म, ल, तो क, म, क, म और ल तीनों को जोड़ा गया तो कमल। कमल एक सार्थक अर्थ देता है, लेकिन यदि इसको हम उल्टे सीधे क्रम में रखें तो ल, क, म, लकम, लकम निरर्थक शब्द है जिसका कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से तो ये शब्द हो गया। इसके बाद शब्दों के व्यवस्थित तथा अर्थ सहित यदि वो भाव देता है तो उसे वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। और लिपि, लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को माना गया है, लिया गया है, उन्हें लिपि कहते हैं। इस प्रकार से भाषा के ये अंग कहलाते हैं। और अब हम दूसरे विषय पर चर्चा करते हैं, बोली। ज़्यादातर बोली शब्द का अर्थ इस रूप में लिया जाता है कि एक सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र का मतलब 10, 15, 20 किलोमीटर के परिक्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है, भाषा है, उसे बोली कह सकते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाती है मौखिक रूप से, और इसके माध्यम से ही वे अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं। यह विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम होती है। भाषा और बोली में एक अंतर है। भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं। कर रहे थे कि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। हम अपने आसपास देख सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी बोली हमसे पृथक होती है। तो हमारे प्रदेश में इसी प्रकार से अनेक बोलियां भी प्रचलित हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, बघेली, कुमायूनी, गढ़वाली, मारवाड़ी आदि। तो इसके लिए आप सीधा सा देख सकते हैं कि यदि आप अपने किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो वहाँ 50-60 किलोमीटर दूर इधर लखनऊ जाते हैं या झांसी जाते हैं तो उनकी भाषा आपकी भाषा से एकदम उनकी टोन बदली हुई सी प्रतीत होती है। तो इसी बदले हुए रूप को ही बोली कहते हैं। हिंदी की खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के रूप में स्थान प्राप्त है। अब आते हैं अगले बिंदु पर विचार करते हैं।
लिपि, स्क्रिप्ट। भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे आप देखते हो कि अंग्रेजी भाषा में ABCD के थ्रू जो है लिखा जाता है और उसी के द्वारा अपने भावों को व्यक्त किया जाता है, लिखने का तरीका है वो। और हिंदी में आप क ख ग घ लिखते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न लिपियाँ होती हैं। यह भौगोलिक दृष्टि के कारण होता है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं, जैसे यहाँ का के लिए का, जैसा कि आप देखते हैं कि का दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये का दिखाई पड़ रहा है तो ये का दिखाई पड़ रहा है। जबकि अंग्रेजी में के शब्द का, के वर्ण का इस्तेमाल करते हैं का के लिए। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न भाषाओं के लिए भिन्न भिन्न लिपियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। इस टेबल के माध्यम से भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न लिपियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। विश्व की जितनी भाषाएं हैं उनकी अपनी अलग अलग लिपि है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। ऐसा भी नहीं है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अलग ही लिपि हो। कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जिनकी एक ही लिपि हो सकती है। जैसे आप देख सकते हो भारत की विभिन्न भाषाओं में हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, क ख ग घ के रूप में हम लिखते हैं। संस्कृत की भी देवनागरी है, मराठी की भी देवनागरी है, नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हाँ, उर्दू के लिए भिन्न लिपि का प्रयोग करते हैं, फारसी। इसी प्रकार से बंगाली के लिए बंगला, पंजाबी के लिए गुरमुखी और जर्मनी भाषा के लिए रोमन। तो यहाँ देखिए, जर्मनी के लिए रोमन, अंग्रेजी के लिए रोमन और फ्रेंच के लिए रोमन। तो इस प्रकार से एक ही देश में यदि एक से अधिक भाषाएं हैं तो ये आवश्यक नहीं कि उनकी लिपियाँ भिन्न भिन्न हों, बल्कि उनकी लिपियाँ एक जैसी हो सकती हैं। अब हम चर्चा करते हैं, विचार करते हैं अगले प्रकरण पर, जिसका नाम है व्याकरण। व्याकरण भाषा की सार्थक ध्वनि को लेकर वाक्य की संरचना तथा नियमों का अध्ययन किया जाता है व्याकरण के माध्यम से। तो व्याकरण वो साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध एवं सार्थक रूप से उसका प्रयोग करते हैं। व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो किसी भाषा के सही स्वरूपों को मानक स्टैंडर्ड रूप दे करके उसे सर्वमान्य, उसे कोई नकार नहीं सकता है। इस प्रकार से भाषा शुद्धतम रूप, किसी भी भाषा, व्याकरण जो है किसी भी भाषा के शुद्धतम रूप की जानकारी प्रदान करती है। और व्याकरण के द्वारा ही तमाम प्रकार की जो भाषा में गिरावट आ जाती है, त्रुटियां आ जाती हैं, तो व्याकरण पढ़ करके ही उस गिरावट या उसको ठीक किया जा सकता है। यही कारण है कि विद्यालयों में और सब्जेक्ट के साथ हिंदी व्याकरण का पढ़ना अनिवार्य माना जाता है और पढ़ा भी जाता है। परिभाषा की दृष्टि से अगर देखें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं किवाड़, तो हिंदी में किवाड़ शब्द अपभ्रंश है, कपाट होना चाहिए। तो ये इस बात की जानकारी ग्रामर या व्याकरण के माध्यम से ही प्राप्त होती है। लिखते समय भी कई बार हम गलत लिखते हैं, तो ये भाषा हमें शुद्ध लिखने और पढ़ने की जानकारी प्रदान करती है व्याकरण। व्याकरण के जो मुख्य अंग हैं, व्याकरण के अंगों पर अगर हम विचार करें तो व्याकरण के प्रमुख रूप से 3 अंग माने गए हैं। पहला है वर्ण विचार। तो इसमें वर्णों या अक्षरों के आकार, प्रकार, उनकी बनावट तथा उनके उच्चारण पर विचार किया जाता है। जैसे हिंदी वर्णमाला में प्रथम वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा ये आते हैं। तो का, खा, गा, घा, अंगा, इनका उच्चारण कहाँ से और कंठ से हो रहा है या तालु से हो रहा है, दंतव्य है, किस प्रकार का है, इस प्रकार से इस पर विवेचन किया जाता है। इसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला के सभी वर्गों को अलग अलग करके रखा गया है और उन पर विचार किया जाता है। का, चा, टा, ता, प, इस प्रकार से इन पांचों वर्गों पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। तो शब्द विचार के माध्यम से हम उसके रूप, वो शब्द किस प्रकार का उसका रूप है, वो उसके भेद कितने हैं, महत्व क्या है, और उसकी उत्पत्ति तथा व्युत्पत्ति पर विचार किया जाता है। जैसे शब्द विचार करते समय हम पता करते हैं कि उसकी बनावट कैसी है, उसकी रचना कैसी है, उत्पत्ति कैसी है, और व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर उसका प्रयोग कैसे किया जाना है। इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं पर हम विचार करते हैं।
अगला है वाक्य विचार। तो जब शब्द वर्ण विचार, शब्द विचार और लास्ट में वाक्य विचार, तो इसमें वाक्य की संरचना, किस प्रकार का वाक्य बना हुआ है, उसके भेद कैसे हैं, उपभेद कितने हैं, और उसमें आपस में पारस्परिक संबंध क्या है शब्दों में, इस प्रकार से इन सभी तथा विराम चिन्ह, शुद्धता अशुद्धता इत्यादि का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से हम वाक्य विचार करते हैं और भाषा जो लिखी गई है लिखित रूप में या मौखिक रूप में, उसमें शुद्धता आती है। इस प्रकार से व्याकरण के 3 अंग बताए गए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगले भाग में आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर या अभ्यास कार्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। नमस्कार। Good morning to all of you. We were studying about compound words. Page number 5. We have seen the use of compound words. So what are compound words? We have discussed that compound words form when 2 or more words are put together to form a new word with a new meaning. So today we will look to the portion sound check. Word stress in compound words. Word stress in compound words. Listen to these compound words and repeat them aloud. Underline the part that is stressed in each word. So when we read and understand the stress in compound words, we have to follow these formalities. You can read that in compound words used as noun, the stress is on the first part in compound words. In compound words used as verb or adjective, the stress is on the second part. So in compound words, if it is used as nouns, the stress will be on the first part of the compound word. If it is used as a verb or a adjective, then the stress is on the second part. Certain verses are given here. You can see how the stress has given to each words. So when you do it, you have to keep it in mind that if the compound words used as nouns, the stress is on the first part, as well as in compound words used as a verb or adjective, the stress is on the second part. See the first word, daybreak. So the emphasis will be on day. Day is the noun. So the stress mark has given for day. Deathbed. See the third one, empty-handed. Eyebrow, fourth. E, handmade. Second part, made. F, land, landlord. G, oversee. Stress mark will be on the second part of the word. F, rent free. Second part is emphasized. I, soft spoken.
The stress is on the second part. And third, J, undertake. Stress was given to the second part. K, upgrade. J, withdraw. Draw has emphasized here because it is the verb. So the formalities we have to follow when we stress in the compound words. Spell well देखो, see the spell well part, add the suffix OUS or a TION to these words. Remember to make the necessary spelling changes. You can do this with the help of a dictionary if it is necessary. First word is cadaverous. 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 B. Admire has changed into admiration. So what is the spelling there? ADMIR. Instead of E, A has added ATION. Admiration. Third one, danger has changed into dangerous. 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 D. Object became objection. OBJETION. Objection. See the word E. Expect became expectation. 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 Then determine. K became determination. 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 Next word, wondrous. WONDR. Wonder became wondrous. OUS. Added OUS. See the next word, create became creation. How the word has changed? CREATATION. Creation. Next one, malice became malicious. MALICEIOUS. Malicious. Last word, you can see the change which has taken place there. Confuse became confusion. Confusion is noun for confuse. Certain question tag has given below. So we have to choose the correct question tag there. Take the correct question tag in these questions. First one, hold the lift for me, comma, don't you, or will you, or did you. So you have to choose the appropriate question tag out of these three. So the question can be changed like this. Hold the lift for me. Hold the lift for me. Will you? Will you? B. Let us rest here for a while, comma.
question, shall we, do we, shouldn't we? The appropriate question tag there is shall we. Third, it couldn't have been her, comma, can't it, couldn't it, or is it? Can it, could it, or is it? So you can choose the appropriate question tag for that question. So you can rewrite that sentence, that question as it could not have been her, could it? So you have to remember when you choose question tag for the questions, a positive question tag follow a negative statement and a negative question tag follow a positive statement. D. I didn't lock the cupboard, comma, do I, should I, or did I? The appropriate question tag is did it, did it. E. Nobody knows about the secret. Is it? Do they or don't they? So which one will be the correct question tag? Nobody knows about the secret, comma, do they? F. If it did turn out to be a happy coincidence. If it did turn out to be a happy coincidence. Is not it, did not it, or did it? So which one will be the apt question tag here? It did turn out to be a happy coincidence. Did not it? So the question should be end with a question mark. Next, transformation of sentences. Transform sentence or change the sentence. The transformation of a sentence means changing its form without changing its meaning. So what is the meaning of a transformation of sentence? Changing of sentence form without changing its meaning. It is called the transformation of sentence. So we have to change its forms of sentence without changing its meaning. Several types of sentence transformation are possible. Let us learn about a few of them. There are different types of sentence transformation, but we will learn few important out of them. Okay, we can transform a positive sentence into a negative sentence and the other way around. First of all, we must know an important transformation of sentence. The first one is we can transform a positive sentence into a negative sentence and the other way around. For example, the mason revealed the secret of the wallet to his son. The mason revealed the secret of the wallet to his son. It is a positive sentence.
So we can make that sentence into a negative sentence. How it is possible? See the next sentence. The mason did not hide the secret of the wallet for his son. It is a negative sentence. We can convert an exclamatory sentence into a declarative sentence and vice versa, or in the opposite way also. Example: what a beautiful old Mauritius fountain. See, that sentence is ended with an exclamation mark. That is a exclamatory sentence. So it can be changed into a declarative sentence. How it has made? See, it is a beautiful old Mauritius fountain. The sentence has ended with a full stop. So that exclamatory sentence has changed into a declarative sentence. Another important type of transformation of sentence, we can transform an interrogative sentence into a declarative sentence and vice versa. Interrogative sentence, question sentence. It can be changed into a declarative sentence. How it is possible? Example: is not he one of the richest men in Granada? It is a interrogative sentence. So how an interrogative sentence will be ended? It will be ended with a question mark. So it has changed into declarative sentence. He is one of the richest men in Granada. That sentence has ended with a full stop. It became a declarative sentence. He is one of the richest men in Granada. Okay, we can change an imperative sentence into an interrogative sentence. Imperative sentence can be changed into interrogative sentence, and the other way, vice versa. For example, please help me restore the building. It is an example for a imperative sentence. So see how it has changed into interrogative sentence. Will you please help me restore the building? So it became a questioning sentence. Certain sentence has given below. You have to transform these sentences as directed. First one: the children were asleep when I looked into their room. You have to change into a negative sentence. Use the opposite of sleep. Then how will be the... Okay, the first sentence: the children were asleep when I looked into their room. Transform into a negative sentence. Use the opposite of asleep. Then how will be the sentence? The children were not awake when I looked into their room. Second one, B. Dheeraj was not satisfied with the result of the survey. So transform into a positive sentence. Use the opposite of satisfied. What is the opposite word for satisfied? That we have to apply for changing or transforming this sentence.
So we can write like this. Dheeraj was dissatisfied with the result of the survey. See, third one, see, the stars were invisible that night. Transform into a negative sentence, use the opposite of invisible. So how will be the sentence? The stars were not visible that night. Full stop. The stars were not visible that night. Full stop. Question number D. They were not sure about the dates of the meeting. Transform into a positive sentence. Use the opposite of sure. So how will be the sentence? They were unsure about the dates of the meeting. They were unsure or not sure about the dates of the meeting. He shows that he is an honest man. He saw that he is an honest man. Transform into a negative sentence. Use the opposite of honest. So the sentence can be write like this. He shows that he is not a dishonest man. He shows that he is not a dishonest man. You can take a screenshot of these pages. So what is the next question? Question number 2. Transform the sentence as directed. Rewrite the sentence in your notebook. So certain sentence have given below. So you have to transform these sentences as directed. Also rewrite these sentences in your notebook. First question. How happy they must be. So you have to rewrite the sentence as suggested. See the bracket, begin with they must. So you have to rewrite the sentence as they must be very happy. They must be very happy. Next sentence. Why worry unnecessarily? That question sentence need to be changed as directed. So rewrite the sentence. Begin with do not. So how will be the sentence? Do not worry unnecessarily. Third one, see, close the door immediately. Rewrite the sentence as begin with will you. So it can be changed as will you close the door. So will you close the door? It became a interrogatory sentence. So you have to add a question mark in the end of the sentence. It became a question sentence. D. Have I ever scolded you?
it should be changed into begin with I have. Rewrite the sentence. Begin with I have. So the sentence can be written, I have never scolded you. I have never scolded you. This is a very interesting film. Begin with what and. So you have to rewrite the sentence. Begin with what and. What an interesting film. So you have to put a exclamation mark at the end. F. Will you pass me the bottle? Comma, please. Rewrite the sentence. Begin with please pass. So it need to be written as please pass me the bottle, full stop. Such a way we can rewrite the sentence or transform the form of sentence by not changing the meaning. See the learn to listen section. Mr. Sharma and his family decided to go on a holiday. They did not want to stay in a hotel and got excited when they saw an advertisement in the newspaper for a flat on rent near Dehradun. The flat was on the top floor of an old mansion. They booked it and set off in the car on the first day of the summer holiday. The children were happy and excited. They had been driving for 4 hours when they saw the mansion in the distance. It looked magnificent with a long, wide driveway. They drove up to the huge front door and knocked. Nothing happened, so they knocked again. The door opened and a small old lady stood there. Okay, listen to the family talking about what happened next. Complete each blank in not more than 2 words. First one, the old lady had a long grey hair, full stop. Second, B. She was carrying a black cat and a white candle, full stop. C. The old lady was swaying from one side to another, full stop. D. The family followed the lady although they were terrified or afraid, full stop. E. The furniture in the house was broken and the curtain were missing, full stop. F. 2 huge dogs running out of a room, full stop. G. The family decided not to stay in the house, full stop. So next there is a portion for a talk. It is written like night time to talk. Imagine that a mason is on his deathbed. A conversation or a talk take place between him and his son. What might the mason say about how he became rich? It is about the mason in our lesson. How would the mason reveal the secret of the wallet? So you have to
think creatively and hold a discussion with your classmate. So a portion is there, way to write, story writing. Use the words given below to write about the masons' rags to reach the story. Use the map to end the story with the direction for the son to find the jars filled with gold. So by using this format you can practice story writing. Think a little. In the story we find the old Messrs. stored or deposited his money in a wallet in his house. Nowadays we have a bank for this purpose. So during the time of the lesson writing, people used to deposit their money in a wallet in their house. But nowadays, instead of depositing money in a wallet in the house, we have bank for this purpose. According to you, what is better, keeping money in a wallet at home or in a bank? So you have to think and answer. There are here the names of 4 types of deposit that one can make in a bank. They are current deposit, saving deposit, recurring deposit and fixed deposit. These types of depositions are available nowadays in our bank. You can take a screenshot of this page. हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिम्बायोंट। सिम्बायोंट्स में एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं। इसकी जो रिलेशनशिप होता है सिम्बायोसिस कहलाता है। देखते हैं इसमें हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इसका मीन्स ये है कि इस रिलेशनशिप में 2 एनिमल, इस 2 लिविंग बींग्स इस प्रकार आपस में दोनों एक साथ रहते हैं कि कुछ वर्क एक ऑर्गेनिज्म करता है और कुछ वर्क आपका सेकेंड ऑर्गेनिज्म करता है। इन दोनों की वर्क से एक दूसरे का साथ साथ में रहते हैं। इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस बोलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। और दोनों ही एक दूसरे में लगता है बेनिफिट होते हैं, कोई लॉसफुल नहीं होता है बिल्कुल भी। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सिम्बायोंट्स। इस प्रकार के एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे को बेनिफिट होते हैं और साथ बिल्कुल एक साथ मतलब लाइफ टुगेदर है, रिलेशनशिप भी करता है। पर सिम्बायो एनिमल जो ऑर्गेनिज्म आपके वो सिम्बायोंट्स कहलाते हैं। द एसोसिएशन दे हैव इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस टाइप का एसोसिएशन इन विच 2 ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर and both benefit is called symbionts. So this type of association they have is called symbiotic relationship. लाइकेन फॉर एग्जांपल, जैसे एक लाइकेन होता है, लाइकेन में 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। एक होता है आपका एल्गा जिसे हम लोग बोलते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं, और एक होता है आपका फंजाई जो आपके प्यार क्या होता है आपका वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। उसमें कोई कलर नहीं होता, वाइट कलर के होते हैं और सैप्रोफाइट्स होते हैं आपके प्रकार के। सो दोनों का क्या क्या वर्क है। जो एल्गा है, एल्गा ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर के द्वारा ये फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन कर लेता है। उस फूड का यूज स्वयं करता है और अपने साथ में रहने वाले फंगस को भी देता है। अब फंगस का काम करता है कि फंगस क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। किसको? जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब जो वाटर है, उसको एब्जॉर्ब करके एल्गा को देता है। क्योंकि एल्गा फूड तभी बना पाएगा जब उसके पास सनलाइट हो जाएगी, CO2, वाटर, क्लोरोफिल, चारों चीज़ें होंगी तभी बना पाएगा। तो देखिए एल्गा पहली बात ग्रीन कलर का है तो क्लोरोफिल ऑलरेडी है, सनलाइट मिल जाएगी उसको, तत्काल मिल जाएगी आपकी। इसके बाद CO2 कहाँ से ले लेगा? वो एटमॉस्फेयर से ले लेगा।
बचता है पानी, पानी नहीं ले पाता, तो पानी कौन लेके दे देता है इसको? फंगस। फंगस एनवायरनमेंट की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके एल्गा को देता है, जिससे एल्गा अपना फूड फॉर्मेशन कर लेता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस और प्रिपेयर्ड फूड यूज बोथ ऑर्गेनिज्म alga and fungus. The green alga prepare the food. The fungus absorb water and mineral salt to supply to the algae. जो फंगस होता है वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके एल्गा को सप्लाई कर देता है. Certain fungi live in the roots or tree. Some types of fungi live in the roots of tree. जो टॉल ट्री होती हैं उनके रूट्स में पाए जाते हैं. द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस. जो ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, ठीक है ना. जो ट्री होता है वो न्यूट्रिएंट्स होता है फंगस को दे देता है. इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द ट्री. इसके अलावा इसके बदले में जो बोलते हैं हम लोग, जो फंगस होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसमें? सॉइल में. किसके लिए? ट्री के लिए, फॉर ट्री के लिए. हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. इसमें ये कहा मतलब कि हाउ कैसे न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. जो एक बार फूड बन गया सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे दोबारा आते जाते रहते हैं, एक साइकिल के रूप में इसको हमें पढ़ना है. इसमें बोलते हैं रिप्लेनिश्ड, दोबारा बनाया हुआ, ठीक है ना, रिसाइकल जिसे हम लोग बोलते हैं. Plants get their minerals nutrients from the soil. Plants get their minerals nutrients from the soil. Soil से plants क्या करते हैं? minerals nutrients को gain करते हैं. If plant crop are grown continuously year after year, the soil lose its fertility. जब एक ही फील्ड पे पर्टिकुलर हर साल हम लोग एक फसल उगाते रहते हैं, क्रॉप्स प्रोडक्शन करते हैं, तो उस सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है. क्यों? बिकॉज उस सॉइल में जो जितना न्यूट्रिएंट्स है वो क्रॉप्स क्या होती है उसको गेन कर लेती है. जब गेन कर लेगी तो अगर बाहर से कोई मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं डालेंगे तो लॉस होती चली जाएगी आपकी. तो वही मतलब क्या आता है कि द सॉइल लॉस इट्स फर्टिलिटी एंड बिकम पुअरर इन न्यूट्रिएंट्स. और उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो जाते हैं, आपके लैक्स हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट द यील्ड ऑफ क्रॉप्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाता है, कम प्रोडक्शन होने लगता है. फार्मर्स अप्लाई मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर. इसके बाद क्या करता है, जो फार्मर क्या करता है कि क्रॉप्स को प्रोडक्शन की ज़्यादा मात्रा में केयर करने के लिए उसमें मैन्यूर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं, और फर्टिलाइजर उसको बाहर से देता है. इन देयर फील्ड्स टू इनरिच द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल को की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, इनरिच मतलब बढ़ाने के लिए फील्ड की बाहर से मतलब एक्स्ट्रा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर फील्ड में स्प्रेड करता है, डाल देता है. जैसे आप लोग जानते हो कि 2 टाइप्स की फर्टिलाइजर आते हैं हमारे मार्केट में जब क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है. एक का होता है आपका DAP, जिसे हम लोग बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, और सेकेंड होता है आपका यूरिया. जो DAP होती है इसको जब हम लोग सीडलिंग करते हैं, सीडलिंग को साथ में मिला करके उसको सोलिंग की जाती है. ये DAP क्या करती है, इसमें फास्फोरस कैल्शियम रिच होता है, तो ये सीड को जर्मिनेट होने में हेल्प करता है. जब प्लांट ग्रो हो जाता है, मतलब प्लांट बनता है, जब उसमें इरिगेट करते हैं हम लोग, तो उसके बाद में उसमें यूरिया डालते हैं. तो यूरिया क्या करता है कि अगर फील्ड में नाइट्रोजन की लॉस है तो उस नाइट्रोजन की सप्लाई को बढ़ा देता है, जिससे जो प्लांट का क्या चीफ फूड होता है. यूरिया जो है प्लांट का, नाइट्रोजन जो है तो चीफ फूड होता है. तो प्लांट क्या होता है, अपने ग्रोथ बहुत फास्ट करता है और हेल्दी हो जाता है. और जब प्लांट हेल्दी होगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा आपका. देखिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये मैन्यूर रखी हुई है, ये क्या है आपका फर्टिलाइजर ग्रेनल होती है, और मैन्यूर क्या होती है, जैसे आपकी काउ डंक हो गई, ये इससे बनाई जाती है आपकी. ओके, the soil. Thus the addition of manure and fertilizers help in the replenishment of nutrients in the soil. तो ये जो आपके जो मैन्यूर्स और फर्टिलाइज़र हम लोग जैसे डालते हैं
ये हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बनाए रखते हैं और बार बार बनाए रखते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय द एडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेथड्स। पहला आपका बाय यूजिंग मैन्यूर, जिसे हम लोग काउड बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर हो गया प्रकार का, जो घरों का जो कूड़ा करकट होता है, आपका जो गार्बेज होता है, उसको सड़ा करके जो मैन्यूर बनाई जाती है उसमें बोलते हैं मैन्यूर बोलते हैं। बाय अप्लाइंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो मार्केट में बिकता है, जो आर्टिफिशियल फॉर्म में बनाया जाता है, DAP यानी यूरिया, ये फर्टिलाइजर कहलाते हैं। बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, हाँ ये जरूरी है आपका कि क्रॉप रोटेट किया जाए। अगर एक ही लैंड पे एक फर्स्ट ईयर में अगर जैसे हम लोग वीट बोते हैं तो सेकेंड में आप उसमें ग्राम बोइए, थर्ड में फिर आप मस्टर्ड बोइए, इस प्रकार से प्रॉपर रोटेशन किया जाए। क्रॉप के रोटेशन से जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो मेंटेन में रहती है, ठीक है ना, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाए तो उस फील्ड में आप एक लेग्यूमिनस क्रॉप्स को प्रोडक्शन करिए। लेग्यूमिनस मतलब होता है जो पल्स क्रॉप्स जिसे हम लोग। हेलो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेकेंड चैप्टर, न्यूट्रिशन इन एनिमल। You have learned in previous chapter nutrition in plants. So in nutrition in plants you learned plant how prepare plants food. In nutrition in animals, how animals prepare food. So you learned also in a previous chapter all animals their food depends on other living beings, ठीक है ना। सो एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स आर द हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वी नो दैट प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर and carbon dioxide to manufacture their own food. In this chapter we will learn about nutrition in animal. In the previous chapter we have learned about nutrition in plants. We know that plants photosynthesize using sunlight, ठीक है, chlorophyll in the presence of leaf, also presence in leaf, water take up from ground and carbon dioxide take up from environment to manufacture their own food. In this chapter we will learn about nutrition in animal. Animals are heterotrophs, they feed on other living organisms like plants and other animals. This mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. Animals are heterotrophs, they feed मतलब eat on their living organisms like plants and their animals. This mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. They can be broadly classified as herbivorous. Herbivorous मतलब क्या होता है, जो animals eat purely plants, grasses as well as other fruits are called herbivores. Second है आपके carnivorous. Animals eat other living animals are called carnivorous except only मतलब कि अदर एनिमल खाते हो। एंड नेक्स्ट है आपका omnivorous. Animals eat plants as well as other animal are called omnivorous कहलाते हैं आपके, based on what they eat, और वो क्या क्या खाते हैं। Each animal has some special structure on its body to procure food. Each animal has some special structure on its body to procure food. Each animal, प्रत्येक एनिमल में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो अपने फूड को अपनी मतलब कि अपनी बॉडी में होते हैं, ये फूड को अपने प्रोक्योर करते हैं, कैप्च करते हैं। एनिमल्स सच एज काउ, जो हॉर्स एक्सेट्रा पिक अप मतलब कि फूड कैप्च फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ, डायरेक्ट माउथ से कैप्च करते हैं। अमीबा यूज इट्स फॉल्स फीट कॉल्ड स्यूडोपोडिया टू
इंगल्फ मतलब कि फूड को अपटेक करना, अपटेक टेकअप द फूड पार्टिकल। अमीबा अपने सूडोपोड या फॉल्स फूड के द्वारा फूड को प्रोक्योर करता है, कैप्च करता है या इंगल्फ करता है आपका। ओके। ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ। जो ह्यूमन बींग्स है आपका यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ, अपने हाथों से फूड को पुट करके अपने माउथ में एंटर करता है। अ पैरामीशियम हैज ब्रश लाइक मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड cilia. It sweeps food particles from water with the help of these structure. वाटर से सीलिया के द्वारा फूड को प्रोक्योर करके अंदर लेता है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। बटरफ्लाई यूज इट्स फीडिंग ट्यूब्स टू सक द नेक्टर। बटरफ्लाई में यूज इट्स फीडिंग ट्यूब, उनके अंदर क्या होती है आपकी फीडिंग ट्यूब होती है आपकी, जिससे the nectar. Okay. A spider weaves a web around its prey to catch it. स्पाइडर में क्या होता है, जो उसके वेब्स होते हैं आपके पंजे होते हैं, उनमें दबा करके फूड को कैप्च करता है। इट देन इंसेक्ट्स डाइजेस्टिव जूस इनटू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट विच डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट, और उसकी बॉडी पार्ट को डाइजेस्ट कर देता है आपका कीड़ा मकोड़ों को, इंसेक्ट को। द फ्रॉग यूज इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग। जो फ्रॉग होता है आपका उसकी लॉन्ग एक स्टिकी टंग होती है टू कैच इंसेक्ट। फ्रॉग हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। गो थ्रो फर्स्ट एम टू फाइंड आउट द रिकॉर्ड द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग फॉर द गिवन एनिमल्स, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, ant, snail, snake, eagle. Procedure: search for the information in literature or internet about the food and mode of taking food in respect of the above animals and record in the below given table. Animals, food, mode of taking food. Housefly, हाउसफ्लाई फूड से डायरेक्ट वो टेंटिकल के थ्रू क्या था फूड को अटैक करती है। इसमें ब्लैंक है आपका, सो मैं इसमें जो है आपको लिखे दे रहा हूँ। इसके बाद है आपका बटरफ्लाई नेक्टर ऑफ फ्लावर, सकिंग, ठीक है ना। मॉस्किटो ब्लड सकिंग। आंट जो स्वीट सब्सटेंस, इसको फीड करती है, खाती है डायरेक्ट। स्नेल, स्नेक, स्मॉल एनिमल्स, swallowing, eagle, animals, स्मॉल एंड बिगर बोथ। ये भी क्या है आपका फीडिंग करके खाइए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसको। हाउस फ्लाई जो फूड है आपका हाउस फूड या
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ख़राब जो फूड होता है उसमें आपका लगता है फ्रेश और कुछ नहीं हो आपका। मोड ऑफ आपका ये क्या आपका ये भी आपकी फीडिंग के थ्रू लेता है आपको। ओके, तो स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स take food in the form of solids. This form of nutrition in which food is eaten in solids form is called holozoic nutrition. As the food eaten consists of complex substances such as carbohydrate and protein, these are broken down in the animal body to utilize the nutrients. The process of obtaining food, mode of intake of food, and its utilization in the body for growth and development is called nutrition. The process of nutrition in heterotrophs involves the following steps. फर्स्ट है आपका इंजेक्शन. इंजेक्शन मीन होता है फूड को अपटेक करना. द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इंजेक्शन. वही बताया मैंने, बॉडी फूड को टेकअप करना, अपटेक करना, अंदर खाना. डाइजेशन, द फूड टेकन इन is solid and complex. The process of converting or breaking down complex food into simple and soluble form is called digestion. Digestion is a process in which body convert undigested diffusible organic substance into diffusible and digested food material are called digestion with the help of different types of chemicals या एंजाइम जूस जिसे हम लोग बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस, एंजाइम्स बोलते हैं इनको हम लोग. मोस्ट एनिमल्स यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म. ओके, मोस्ट एनिमल्स यूज बोथ फिजिकल and chemical methods for converting the complex food into simple soluble form. Next है आपका absorption. It is the process by which the digested nutrients are taken to different parts of the body by the circulatory system, rough blood. The cells in the body then absorbed these digested food molecules. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि आफ्टर डाइजेशन माइक्रो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स, देन सिंपल मॉलिक्यूल्स डिजोल्व इन अ लिक्विड, बॉडी सेल्स suck from the digestive system and go down in a blood vessel and a lymph vessel, and digestive food circulate whole body and reach the liver where stored in the for the future. Assimilation, it is the process of using absorbed food molecules for producing energy and growth. It is the process of using absorbed food molecules for producing energy and growth. Ingestion, the process of remaining undigested food material from the body is called egestion. The process of removing undigested food material from the body is called ingestion. The basic steps of nutrition in animals are the same for all the animals, whether it is a microscopic unicellular organism such as amoeba or a complex multicellular human beings. However, the way each step is carried out is different in different animals. सेल्फ चेक क्वेश्चन है आपका. डिफाइन द फॉलोइंग्स. इंजेक्शन जिसे आप लोगों ने पढ़ा है आपका, इंजेक्शन ये है आपका द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इन द बॉडी. सेकेंड है आपका डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल इनटू सिंपल पार्ट्स आर कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव जूस. एब्जॉर्प्शन, द एब्जॉर्ब ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल
and utilize the body is called absorption. Assimilation is a process, the utilization of nutrients या digested food material in the whole body is called assimilation. And egestion, undigested food material, semi-solid food material out from body is called egestion. Name the organs of egestion in the following organs. अमीबा, अमीबा में स्यूडोपोडिया, जिसे आप लोग पढ़ चुके हो आप लोग, स्यूडोपोडिया, बटरफ्लाई, इसमें हम लोग लिख के दे रहे हैं PSEUDOPODIA, स्यूडोपोडिया। बटरफ्लाई में आपका फीडिंग ट्यूब्स, फ्रॉग में लॉन्ग स्टिकी टंग, स्पाइडर में आपकी वेव्स, WEAVES, पंजे। ओके, इसके बाद हम लोग पर्टिकुलर पढ़ना है जैसे न्यूट्रिशन इन अमीबा मतलब हाउ अमीबा टेक फूड। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पाउंड वाटर। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small vacuoles in its cytoplasm. When amoeba come in contact with its food, it throw out finger-like projection from its body. These projections are called pseudopodia. Pseudopodia is the outgrowth of body which rise from the body for capturing the prey. Its prey, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। स्यूडोमीन होता है फॉल्स, प्यूडोमीन होता है आपका फीट, मतलब इनको हम लोग फॉल्स फीट के नाम से जानते हैं। द स्यूडोपोडिया कंप्लीटली इनक्लोज द फूड फॉर्मिंग स्मॉल कैविटीज कॉल्ड फूड वैक्यूल्स। Pseudopods forming food vacuoles, bacteria food vacuoles, digestion food vacuoles, and undigested food digested food। ठीक है ना, ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा है आपका। एन एक्स्ट्रा बाइट अमीबा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द ऑगस्ट जोहन रसेल वॉन रोसेनहॉफ in 1757. The food vacuoles moves around in the cytoplasm. Here the digestive enzymes help in the breakdown of food into simpler and soluble molecules. The digested food is then absorbed and assimilated and the amoeba grow in size. Nutrition in humans. Our body needs energy to do work. ओके, मतलब आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क, हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज एज सच बाई आवर बॉडी टू मेक द फूड असेबल बाई आवर बॉडी। द बॉडी मस्ट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर एंड soluble molecules. The simpler and soluble molecules are then absorbed by the body cells. The unabsorbed portion of the food is thrown out of the body as feces, मतलब stool. So the process of digestion involves many steps and is carried out by the digestive system. The organs which continue the digestive system of human beings are food tubes or alimentary canal, buccal cavity, food pipes or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus, digestive glands, salivary glands, liver, pancreas,
गॉल ब्लैडर, अदर ऑर्गन, ठीक है ना। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम द ईसोफेगस टू द एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम ईसोफेगस, फूड पाइप जिसे हम लोग बोलते हैं, ईसोफेगस मीन फूड पाइप। हम लोग अपने में देखते हैं कि हमारे नेक में टू टाइप्स के पाइप हैं आपके, एक से एयर जाती है, एक से फूड जाता है। तो एयर को हम लोग एयर पाइप बोलते हैं, जिसे हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, और जिससे फूड जाता है उसको फूड पाइप या ईसोफेगस बोलते हैं। टू द एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इन ह्यूमंस द एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग। नाउ वी डिस्कस द जर्नी ऑफ फूड थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। ओके, हम लोग यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल से नेक्स्ट पीरियड हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार नेक्स्ट अगेन रिव्यू। दिस इज ए चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल। सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स दिखना में कि इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट nutrition in plants. We know that plants prepare food by the photosynthesis process by the using of sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide to manufacture their own food. In this chapter we will learn about nutrition animals. Animals are heterotrophs. You also know animals are the heterotrophs. All the animals do not prepare own food but dependence on other animals, other living beings. So this type of mode of nutrition are called heterotrophic nutrition. They can be broadly classified into following types. First है आपका herbivorous animals who eat only grasses, plants are called herbivorous. Animals eat only other living animals are called carnivorous. And omnivorous animals eat plants as well as the other animals are called आपका omnivorous. Based on what they eat, each animal has some special structures on its body to procure food. Animals such as cow, horse, pick up the food directly into their mouth. So this is a chapter to the preview. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन।